कवासी लखमा कोंटा से एक बार फिर से मैदान में अमरजीत भगत, सीतापुर से प्रत्याशी और टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम है, जो हाल ही में 6 महीने पहले उन्हें पद दिया गया था। अंबिकापुर से एक बार फिर से मैदान में उतरते हुए आपको नजर आएंगे। तो छत्तीसगढ़ की ये सीटें हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की 144 सीटें जिन पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। मनोज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी क्या कहेंगे सर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सूची, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, मध्य प्रदेश की सूची जब हम धीरे धीरे देख रहे हैं तो एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं कि जितने सीनियर लीडर हैं, चाहे हम खुद कमलनाथ जी की बात करें, यानी छिंदवाड़ा इस सूची में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ मैदान में नजर आ रहे हैं, यानी ये सूची में नजर आ गए। जीतू पटवारी जिनसे हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, अजय सिंह, राहुल भैया जो कि चुरहट से चुनाव मैदान में है, सज्जन वर्मा सोनकत से चुनाव मैदान में है। तो बहुत क्लियर है कि आखिर कौन सा प्रत्याशी कहां है, यानी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। हाट पिपलिया से राजवीर सिंह पिछली बार चुनाव हार गए मनोज चौधरी से, लेकिन उन्हीं पर दाव लगाया गया। यदि हम मानधाता की बात करते हैं उत्तम सिंह पटेल, सर मैं हाट पिपलिया का आप क्योंकि जिक्र कर रहे हैं, दीपक जोशी का नाम यहाँ से इसी सामने आया था और इसी उम्मीद के साथ वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो इसके पीछे की वजह क्या है सर? हाट पिपलिया से दीपक जोशी को टिकट ना देकर किसी और प्रत्याशी पे दाव खेला, क्या रणनीति कांग्रेस? देखिए, दीपक जोशी खातेगांव जाने वाले हैं, तो अगली जो सूची आएगी मुझे लग रहा है खातेगांव इसमें दिखाई देगा। खातेगांव से दीपक जोशी आशीष शर्मा के सामने खड़े होंगे और इसीलिए राजवीर सिंह बघेल, वहां क्या जातिगत समीकरणों को भी देखा है। यदि वहां से चौधरी मनोज चौधरी जो है भारतीय जनता पार्टी, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, तो उनका एक जातिगत समीकरण, दूसरा राजवीर सिंह बघेल को वहां से चुनाव मैदान में उतारा। पहले भी वो चुनाव लड़े हैं, हालांकि हार का सामना करना पड़ा था। तो मुझे नहीं लगता कि एक ही सीट पर बीकनगांव, आप देखिए झूमा सोलंकी एक बार फिर चुनाव मैदान में, बहुत ही जनजातीय क्षेत्र की बड़ी, और जनजातीय एक बड़ी खबर ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, जनजातीय क्षेत्रों की जितनी सीटें हैं, चाहे अलीराजपुर की बात करें या झाबुआ की, मुझे लगभग सारी सीटें दिखाई दे रही और कई सीटों पर बड़े नए चेहरे कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारे। जैसे महेश्वर की बात करें तो डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जो पूर्व में मंत्री रही है, उन्हीं पर दाव लगाया गया है। बड़वा की बात करते हैं तो नरेंद्र पटेल, ये नया चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है। बीकनगांव या पंधाना में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी से सब बड़ी चर्चा चल रही का टिकट काटा जा सकता है। तो रूपाली बारे नया नाम दिखाई दे रहा है, रूपाली बारे पर कहीं ना कहीं दाव लगाया गया कांग्रेस की तरफ से। तो सूची हम देखें तो बड़ी दिलचस्प सूची है। जी जय। बिल्कुल सर, मध्य प्रदेश की सीटों पर तो हम मंथन करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ का एक बार फिर से रुख करते हैं। बिलासपुर से संवाददाता मुशताक कुरैशी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मुशताक, 2018 में छत्तीसगढ़ में बिलासपुर एकमात्र ऐसा संभाग था जहां बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी, लेकिन फिलहाल यहां से कांग्रेस की ओर से कितने प्रत्याशी इस संभाग, इस अकेले संभाग की अगर मैं बात करूं तो कितने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, और क्या कोई चौंकाने वाला नाम आप इस संभाग से देख रहे हैं? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव है वो 2 चरणों में होना है, और जो पहली सूची 30 लोगों की कांग्रेस ने जारी की, उसमें ज़्यादातर जो पहले चरण के चुनाव होने हैं वहाँ को लेकर के किया। और बात करें बिलासपुर संभाग की, तो जो फिलहाल जो सूची जारी की गई है, उस सूची में बिलासपुर संभाग के जो 3 जिले हैं, और 3 जिलों में से जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, शक्ति, खरसियाँ और कोरबा, तीनों ही सीटों पर बात करें तो शक्ति से जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर चरणदास महंत, पिछला चुनाव भी 2018 में वहाँ से लड़े थे और विधायक बने थे, उन्हें फिर से टिकट दिया गया। और वहीं खरसियाँ से पहले से तय था कि जो कांग्रेस के उच्च शिक्षा मंत्री हैं उमेश पटेल, उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया गया। और कोरबा से भी जो वर्तमान में मंत्री जय सिंह अग्रवाल, उन्हें मैदान पर उतारा गया। तो कहीं ना कहीं बिलासपुर संभाग की जो 3 सीटों पे प्रत्याशी तय किए गए हैं, ये पहले से ही तय माने जा रहे थे। और चुनाव में जो है कांग्रेस बिलासपुर संभाग की बात करें तो बिल्कुल सधी हुई तरह से नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विवादित सीटें हैं उसको लेकर के जल्दबाजी कांग्रेस में नहीं दिख रही है। और फिलहाल बिलासपुर संभाग की जो 3 सीटें हैं, इन 3 सीटों पर जो प्रत्याशी तय किए गए हैं ये पहले से तय माने जा रहे थे। और फिलहाल जो स्थिति यही है कि 2 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष, इन तीनों का टिकट बिलासपुर संभाग से दिया गया है। जी ठीक है, बने रहेगा हमारे साथ मुशाका, बने रहेगा हमारे साथ। शरद जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। तमाम हॉट सीटें जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, शरद जी इस वक्त लिस्ट हम देख रहे हैं और मनोज जी और हम लगातार इस सीटों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक जो चौंकाने वाली लिस्ट, क्या आपको लगता है कि सीट ये हो सकती है बुधनी, जहां प्रदेश के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री पिछले 18 सालों से सीएम शिवराज सिंह चौहान मैदान में है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से विक्रम मस्ताल पर भरोसा जताया गया है? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है सर, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, बुधनी एक ऐसी सीट थी जहां से चुनौती, जाहिर तौर पर जहां से प्रदेश के मुख्यमंत्री और जनता के बीच में अपनी जबरदस्त पकड़ रखने वाले जन नेता के तौर पर पहचान रखने वाले शिवराज जी हों, वहां कांग्रेस लगातार कोशिश करती रही है। अरुण यादव ने भी वहां से चुनाव लड़ा, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। इसके पहले राजकुमार पटेल भी वहां से मैदान में उतरे।
तो इस बार बतौर आप कह सकती हैं कि एक प्रयोग किया गया है। एक फिल्म अभिनेता हैं जो बुधनी से ही आते हैं, विक्रम मस्ताल, जिन्होंने धारावाहिक रामायण में हनुमान जी का किरदार भी निभाया था। और अभी चुनाव से 1.5-2 महीने पहले या 1 महीने पहले ही छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी की मौजूदगी में सेमरिया में उन्होंने कांग्रेस की शपथ ली है। तो उनको मैदान में उतारा गया है। बुधनी के हैं, स्थानीय उम्मीदवार हैं और उसी के साथ फिल्म अभिनेता हैं, हनुमान जी का किरदार निभाया है। तो उनकी उस लोकप्रियता को भुनाने के लिए और बुधनी के स्थानीय प्रत्याशियों की, कई बार ये कहा जाता है कि आप बाहर से किसी प्रत्याशी को ले आए हैं तो वो चलेगा नहीं। तो बुधनी का स्थानीय एलिमेंट भी है, फिल्म अभिनेता भी हैं। अब देखते हैं बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन कितना चैलेंज शिवराज जी के सामने ये उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। चुनौती बहुत गहरी है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था, तो कांग्रेस ने इस विकल्प को आजमाया। शरद जी, हमने देखा है कि फिल्मी हस्ती, जो फिल्म में काम करने वाले लोग हैं, अमिताभ बच्चन को भी हमने इलाहाबाद से देखा, या हम बात करें तो नवाब पटौदी को भोपाल से देखा, तो ये सब होता रहा है। लेकिन विक्रम जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्या कुछ असर उस तरह से, कुछ तो प्रभाव पड़ता है, इसीलिए शायद इस तरह का इस्तेमाल किया कांग्रेस ने? देखिए, विक्रम एक ऐसे अभिनेता हैं जो उन शीर्षस्थ या दिग्गज अभिनेताओं की श्रेणी में नहीं है अभी, कि जिनकी आप बात करें कि राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन या तमाम। लेकिन उनके साथ एक चीज ये बेहतर है कि वो बुधनी से ही आते हैं, यानी उस क्षेत्र से परिचित हैं, वाकिफ हैं, लोगों के बीच में उनकी जान पहचान है, पैठ है। तो वो एकदम खारिज किए जाने वाले उम्मीदवार नहीं होंगे। लेकिन शिवराज जी के सामने, जैसा हम समझते हैं कि कोई विकल्प कांग्रेस के सामने बहुत सोच विचार के बाद भी नहीं था। आप चाहे अरुण यादव को फिर खड़ा करें या राजकुमार पटेल को उतारें या मध्य प्रदेश के किसी दूसरे हिस्से से किसी दिग्गज नेता को लेकर वहां आए, तो कोई भी विकल्प वहां बेहतर नहीं था। कांग्रेस के पास कोई मुझे लगता है कि ऑप्शन नहीं था के लिए एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा है जो अपनी जमीन वहां तैयार करने की कोशिश कर सकते हैं शिवराज जी के सामने। लेकिन कोई बहुत बड़ा असर पैदा करेंगे ये तो चुनाव के नतीजे सब साफ कर ही देंगे। लेकिन फिर भी उनका स्थानीय एलिमेंट रख के कांग्रेस ने इस मुकाबले में लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन शिवराज जी हैं, उनके सामने टक्कर देने के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी और मजबूत ही होनी चाहिए। मनोज, आप समझते हैं? जी ठीक। शरद जी, मेरा एक सवाल था, मनावर से हम देख रहे हैं कि पिछली बार जयस से जो चुनाव लड़े वो भारतीय जनता कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस से उनको टिकट दिया गया है। लेकिन जो सूची मुझे नजर आ रही, मनावर को खाली छोड़ दिया गया है। तो मनावर को खाली छोड़ना, क्या जयस के लिए जगह कहीं बनाने की तैयारी है? या जयस से जो वापस कांग्रेस में आए, लेकिन उसके बाद हम हीरालाल अलावा की बात मैं कर रहा हूं, हीरालाल अलावा को अभी इस सूची में दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या जयस के साथ कोई तालमेल चल रहा होगा कांग्रेस का? जो सूची दिख रहा हूं, लेकिन खासकर मालवा की लगभग तमाम सारी सीटें घोषित कर दी, 41 के लगभग मुझे नाम नजर आ रहा है मालवा निमाड़ के, और कुछ चेहरे नए भी है। जातिगत समीकरणों के चलते आपसे बात जो मैंने राजनीतिक समीक्षकों से बात की, उनका कहना है कि ये मजबूत सूची है। इस सूची में ये चीज साफ तौर पर समझ में आती है कि बहुत सोच विचार के इस सूची को तय किया गया है। और देखिए, ये लोकतंत्र की कितनी बड़ी खूबसूरती है कि जब टक्कर के चुनाव होते हैं और दो ही होते हैं, तो दोनों ही दलों को कितनी माथापच्ची करनी पड़ती है। ये मैं पहला चुनाव देख रहा हूं अपने 25-26 साल के पत्रकारिता के जीवन में, जहां कोई सिफारिश नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी सिर्फ एक चयन का पैमाना है, योग्यता और जीतने की शक्ति। बिल्कुल, और इस बात का जिक्र शरद जी, तमाम जो दिग्गज है बीजेपी कांग्रेस के, वो कई मौकों पर कर चुके हैं कि किसी भी तरह की सिफारिश नहीं चलेगी, फैसला हाईकमान ही लेगा, और वो लिस्ट में दिखाई भी दे रहा है। बने रहेगा सर, मंथन हम लगातार आगे भी करते रहेंगे, लेकिन ग्वालियर चंबल का रुख करना चाहूंगी। हमारे साथ ग्वालियर से इस वक्त उमेश पाराशर लाइव जुड़ गए हैं, उनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। उमेश, किन लोगों के साथ इस वक्त आप मौजूद हैं? यहाँ पर भी पार्टी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया है, जरा विश्लेषण करिए इस संभाग का। कितने प्रत्याशी ग्वालियर संभाग से, चंबल संभाग से सामने रखे हैं कांग्रेस ने? 17 तारीख को मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी की विदाई करें, कांग्रेस की सरकार बनाए।